हाँ जी, तो आइए अब अपन जो सेकंड मॉडल पेपर है उसके सेड के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सेड के क्वेश्चंस थोड़े से इस तरीके के होते हैं कि काफ़ी क्वेश्चंस में हमें डाउट रहता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सभी आंसर सही हैं, कभी ऐसा लगता है कि कोई भी आंसर सही नहीं है, इसलिए सेड हमें थोड़ा सा परेशान करता है। चलिए एक बार अपन देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डेटा इटसेल्फ इज़ नॉट यूजफुल अनलेस, डेटा कब तक यूजफुल नहीं है, जब तक कि वो हमें कोई इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस करके नहीं दे। तो यहाँ पर अगर अपन आंसर देखें तो आंसर है इट इज़ प्रोसेस टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। जब तक ये इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करके नहीं देता तब तक डेटा का कोई मतलब नहीं होता। सेकंड अगर देखें, स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय, स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन जो कि टॉप लेवल और स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए यूज में लेता है, इसलिए यहाँ पर आंसर अपना क्या होगा, सी, टॉप मैनेजर्स। देन आपके पास है ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन इज नीडेड फॉर, ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन कौन सी होती है, ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन है जो कि डे टू डे काम करते हुए हमें आवश्यकता जिनकी पड़ती है उन्हें ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो काम में लेते हैं वो आपकी ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन होती है। इन मोटर कार मैन्युफैक्चरिंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक क्या है जिसमें कि टॉप मैनेजमेंट को डिसीजन लेना पड़े। सबसे पहला डिसीजन ऑन इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू मॉडल, यस दिस इज स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन। बाकी शेड्यूलिंग प्रोडक्शन नहीं साहब, असेसिंग कंपटीटर का नहीं साहब, ये सब नीचे के काम है। कंप्यूटिंग सेल टैक्स कलेक्शन ये सब आपका ऑपरेशनल है। तो आपका क्या हो गया सब आंसर, डिसीजन ऑन इंट्रोड्यूसिंग न्यू मॉडल। स्ट्रेटेजिक है कि जिससे कि आप बिजनेस को प्रमोट करने की स्ट्रेटजीज बना रहे हैं। देन आपके पास है क्वेश्चन 55, ए कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इज नीडेड बिकॉज, क्यों आवश्यक है। सबसे पहला द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव बिकम लार्ज एंड डेटा इज मैसिव, हाँ लगता तो है सब ये भी। दूसरा टाइमली डिसीजन आर टू बी टेकन बेस्ड ऑन अवेलेबल डेटा, अगर हमें क्विक काम करना है तो डेफिनेटली हम डेटा की हमें कंप्यूटर सिस्टम की इंफॉर्मेशन सिस्टम की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर्स आर अवेलेबल, अवेलेबिलिटी से इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है भाई, हमारे पास रिक्वायरमेंट होनी चाहिए तो लगता नहीं है। डिफ़िकल्टी टू गेट क्लर्क टू प्रोसेस डेटा, तो हमारा फर्स्ट और सेकंड आंसर यहाँ पर करेक्ट है। फर्स्ट और सेकंड आंसर का मतलब क्या हो गया, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन इज, ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन जो होती है डे टू डे एक्टिविटीज का जो होता है वो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, तो दैट इज डिटेल्ड। ठीक है। देन आपके पास है ऑर्गेनाइजेशंस आर डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, क्यों, ताकि उसको प्रॉपर मैनेज किया जा सके, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को डाइवर्ट किया जा सके। अब देख लेते हैं, इट इज़ कन्वीनियंट टू डू सो, नहीं, गंदी बात। ईच डिपार्टमेंट कैन बी असाइंड ए स्पेसिफिक फंक्शनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यस सही तो यही लगता है। चलिए आगे देख लेते हैं। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशंस, गंदी बात। इट इज डन बाय एवरी ऑर्गेनाइजेशन, नो, सो आंसर विल बी बी। डिपार्टमेंट में क्यों डिवाइड करते हैं, ताकि सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां दे दी। सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स का काम करेगा, परचेज डिपार्टमेंट परचेज का काम करेगा, अकाउंट डिपार्टमेंट अकाउंट का काम करेगा, एंड सो ऑन। ठीक है। देन विच इज मोस्ट अनलाइकली फंक्शन ऑफ ए मार्केटिंग डिवीजन ऑफ, मार्केटिंग डिवीजन का सबसे ज़्यादा ऐसा काम कौन सा है जो वो नहीं करेंगे। सबसे पहला एडवर्टाइजिंग, ठीक है, सेल्स एनालिसिस, सेल्स कब कौन सी है, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग तो सेल्स करेगा, मार्केटिंग थोड़ी करेगा, मार्केटिंग नहीं करेगा, अनलाइकली। तो क्या आंसर हो गया साहब, ऑर्डर प्रोसेसिंग। एडवर्टाइजिंग का काम किसका है,
मार्केटिंग का है। सेल्स एनालिसिस, कौन से एरिया में कौन ज़्यादा माल खरीद रहा है, किस टाइम पे माल ज़्यादा खरीदा गया, किस तरीके का माल ज़्यादा खरीदा जा रहा है, वो सब सेल्स एनालिसिस की बात है। कस्टमर प्रेफरेंस एनालिसिस, कस्टमर को क्या चाहिए उसी बेसिस पर तो मार्केटिंग करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें आपकी पार्ट है मार्केटिंग डिवीजन के कामों में। अनलाइकली मतलब जो नहीं होना चाहिए वो क्या है, ऑर्डर प्रोसेसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन विच डजंट हाइड एनी अनप्रेजेंट इंफॉर्मेशन इज नोन एज ट्रस्टवर्दी। द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन विच डजंट हाइड एनी अनप्रेजेंट इंफॉर्मेशन, जो कि किसी भी अनप्लीजेंट इंफॉर्मेशन को हाइड नहीं करता, दैट इज ट्रस्टवर्दी, विश्वसनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेस इज यूज्ड बिकॉज, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेस को क्यों काम में लेते हैं? इट इज एफिशिएंट। एफिशिएंट का ऑनलाइन से मतलब नहीं है, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग से मतलब है। डिस्क इज यूज्ड टू स्टोर डेटा। इट कैन हैंडल रैंडम क्वेरीज। रैंडम क्वेरीज क्या मतलब, कभी कोई रिक्वायरमेंट आई, अचानक कोई रिक्वायरमेंट आई, उसके हिसाब से हमने क्वेरी फॉर्मुलेट की। ट्रांजेक्शन अकर इन बैचेस, नो। द बेस्ट आंसर विल बी सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग इज यूज्ड व्हेन। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग इज यूज्ड व्हेन। सबसे पहला बात है, इट इज यूज्ड टू आंसर रैंडम क्वेरीज। जी। इट इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर करेक्ट प्रोसेसिंग। करेक्ट से कोई लेन देन नहीं है, करेक्ट तो डिपेंड करता है कि प्रोग्रामिंग क्या है। ठीक है। सो नो। ऑल फाइल्स आर अवेलेबल ऑनलाइन। एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑनलाइन। हाँ जी, ये लगता है। ऑल फाइल्स आर स्टोर्ड यूजिंग हार्ड डिस्क। नो। तो 1 and 3 आंसर विल बी वी। 62, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आर यूज्ड बाय। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को कौन काम में लेता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि डिसीजन उनको लेने, स्ट्रेटेजीज उनको बनानी है। सो दैट इज टॉप लेवल मैनेजर्स। ओके। देन नेक्स्ट, इट इज नेसेसरी टू प्रायोरिटाइज इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एट द रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन फेज। हमने बात की थी भाई प्रायोरिटाइज क्यों करते हैं। सपोज हमने कहा हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बजट है मान के चले 20 लाख रुपए और टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट आ रही है 2 करोड़ रुपए, तो हम क्या कहेंगे भाई अभी कौन सा काम करना है आपको, इमीडिएट कौन सा चाहिए वो बताओ, इस साल ये निपटा लेते हैं अगले साल। तो प्रायोरिटाइज हम किस लिए कर रहे हैं? हमारी रिक्वायरमेंट को अपने बजट और रिसोर्सेज के हिसाब से मीट आउट करने के लिए। ठीक है। अब देख लेते हैं, इट इज़ ऑलवेज गुड टू प्रायोरिटाइज, कोई खास मतलब नहीं। देर आर कन्फ्लिक्टिंग डिमांड फ्रॉम यूजर, नो। देर आर कंस्ट्रेंट्स ऑन बजट, अवेलेबल टाइम, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड रिक्वायरमेंट्स। देर आर कंस्ट्रेंट्स ऑन बजट, हर चीज़ पे हमारे कंस्ट्रेंट्स है, रिसोर्सेज पर, टाइम पर, बजट पर। दैट्स व्हाई दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, इनिशियल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज। इनिशियल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हमने बात की थी कि भाई जब कोई क्लाइंट हमें शुरू में बताता है तो हमें एक आइडिया देता है भाई ये काम हमें करना है, उसको भी पूरा पता नहीं है। फाइनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जब बनेगा तब तक उस रिक्वायरमेंट को पूरा हम फिल्टर कर चुके होंगे कि सामने वाले को चाहिए क्या। तो इनिशियल रिक्वायरमेंट तो एक रफ आइडिया होता है ना। अब पढ़ लेते हैं। नॉट चेंज, ये तो चेंज होनी है। इनिशियल रिक्वायरमेंट तो हम ये कहते हैं भाई ये तो इनिशियल बात है, आगे पता नहीं और कितनी चीज़ें निकल के आएंगी। कंटिन्यूसली चेंज ड्यूरिंग प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं, रिक्वायरमेंट फेज के अंदर ही की बात है। ओनली ए रफ इंडिकेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। हाँ जी, रफ इंडिकेशन है रिक्वायरमेंट्स का। चेंज्ड एंड फाइनलाइज्ड आफ्टर फिजिबिलिटी स्टडी। आंसर क्या हो गया आपका? सी आंसर हो गया। ठीक है। 65, system is carried out as soon as system requirements are determined। जैसे रिक्वायरमेंट्स बनी तब सिस्टम डिजाइन होता तो रिक्वायरमेंट बनने के बाद ही है ना। तो कुछ हद तक ठीक है। आगे पढ़ते हैं। व्हेनेवर सिस्टम एनालिसिस फील्स इट इज अर्जेंट, ये तो नहीं है। आफ्टर फाइनल सिस्टम एग्जैक्टली, जब फाइनल जो रिक्वायरमेंट्स है वो अप्रूव हो गई, जैसे हमारे क्लाइंट ने कहा हाँ साहब ये बिल्कुल ठीक है, फाइनल रिक्वायरमेंट बनने के बाद
सिस्टम डिजाइन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टम डिजाइन इज, सिस्टम डिजाइन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हम क्या क्या डिजाइन करते हैं भाई? हम डिजाइन करते हैं अपने प्रोग्राम को, डेटाबेस को, इनपुट आउटपुट को, है ना। या फिर हमारे पास क्या होगा, हम कहेंगे भाई हम उसको, अगर हम फर्स्ट लेवल ऑफ डिज़ाइन की बात करें तो हम उसको स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की बात करेंगे, हम उसको मॉडर्नाइज करने की बात करेंगे। देख लेते हैं, हमने कहा डिजाइन द प्रोग्राम डेटाबेस एंड आईओ, बिल्कुल, नॉट ओनली द आईओ, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन करने, इम्प्लीमेंटेशन तो आपका कोडिंग हो गया, फाइंड आउट हाउ द सिस्टम विल परफॉर्म, ये भी नहीं। तो बेसिकली क्या हो गया, डिजाइन द प्रोग्राम डेटाबेस एंड आईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सिस्टम एवैल्यूएशन इज कैरिड आउट। सिस्टम एवैल्यूएशन कब होता है? सिस्टम एवैल्यूएशन होता है, आपने सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दिया, अब एक पर्टिकुलर टाइम तक, एक रीजनेबल टाइम तक हमारा जो क्लाइंट है वो सिस्टम को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद जो उसको मिल रहा है उससे इवैल्यूएट करेगा भाई हमने सिस्टम बना के अच्छा किया है, नहीं किया, यह सिस्टम हमें यूजफुल है या नहीं है। देख लेते हैं, आफ्टर द सिस्टम हैज बीन ऑपरेशनल फॉर ए रीजनेबल टाइम, यस। सेकेंड, ड्यूरिंग सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, नो। व्हेनेवर मैनेजर्स ऑफ यूजर ऑर्गेनाइजेशन वांट्स इट, नो। हर वक्त थोड़ी, अभी आपने काम में नहीं लिया और आपने कहा भाई इसको इवैल्यूएट करो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। व्हेनेवर ऑपरेशनल स्टाफ वांट्स इट, नो। सो आंसर विल बी ए। ठीक है, 68, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ सिस्टम एनालिस्ट इज, सिस्टम एनालिस्ट के क्या होना चाहिए भाई, उसके अंदर टेक्निकल मैनेजरियल स्किल्स होनी चाहिए, टेक्निकल मैनेजरियल स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, क्वांटिफिकेशन ऑफ गोल्स इज रिक्वायर्ड बिकॉज, क्वांटिफिकेशन ऑफ गोल क्यों हमें रिक्वायर होना चाहिए? क्योंकि जब भी हम कभी उन गोल्स को वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन के टाइम पर वो हमें हेल्पफुल रहेगा, कितने परसेंट आपने अचीव कर लिया, ये तब आपको ये हेल्पफुल रहेगा। देखिए, विदाउट क्वांटिफिकेशन नो वर्क कैन बी डन। व्हेन गोल्स आर क्वांटिफाइड इट इज पॉसिबल टू वेरीफाई अनएम्बिगुअस वेदर दे हैव बीन फुलफिल्ड। गोल्स हैव टू बी क्वांटिफाइड, इट फैसिलिटेट डिजाइनिंग ए गुड सिस्टम। ठीक है, तो हम पता ही नहीं कर सकते अदरवाइज, तो हमें एम्बिग्यूटीज को रिजॉल्व करने के लिए, गोल्स की एम्बिग्यूटीज को रिजॉल्व करने के लिए क्वांटिफाई करना जरूरी है। गोल्स आर आइडेंटिफाइड बाय, गोल्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जो करंट सिस्टम चल रहा है कि भाई उसमें क्या क्या कमी है जो कि हमें अगली बार नहीं आने देनी है, उससे हम गोल्स आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि गोल्स तो आपको पहले सेट करना है, करंट सिस्टम तो तब तक आया ही नहीं। ठीक है ना। बाय टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन वी मीन दैट, टेक्निकली हम ये सॉफ्टवेयर बना सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल टू इंप्लीमेंट इट। ओके, देन ए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज परफॉर्म टू असेस इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किसके लिए करते हैं? इकोनॉमिक फिजिबिलिटी को असेस करने के लिए करते हैं। द टेंजिबल बेनिफिट्स ऑफ द इन द फॉलोइंग लिस्ट आर, टेंजिबल बेनिफिट्स कौन से हैं जिनको कि आप डिटरमाइन कर सकें, जिनको कि आप डिटरमाइन कर सकें। ठीक है, देखिए, सेविंग ड्यू टू रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस किए करके सेविंग किया। सेविंग ड्यू टू सेंडिंग बिल्स फास्टर एंड कंसिक्वेंट अर्ली कलेक्शन, प्रोवाइडिंग बेटर सर्विसेज टू कस्टमर, इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ। अब ये जो है इनको आप टेंजिबल नहीं कर सकते, ये दोनों आपके टेंजिबल यहां पर हो सकते हैं, 1 और 2। तो आंसर आपका क्या होगा? ए। ठीक है, टेंजिबल इंटेंजिबल की जब आप बात कर रहे हैं तो जो बेनिफिट्स आपको दिए गए हैं, जो कॉस्ट एंड बेनिफिट आपको दिए गए हैं, आपको उन्हीं में से चूज करना पड़ेगा, उन्हीं में से आपको बेटर आंसर देखना पड़ेगा। देन पिक द इनडायरेक्ट कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। कॉस्ट ऑफ द न्यू फॉर्म, नहीं तो डायरेक्ट कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एनालिस्ट एंड यूजर्स, नहीं ये भी डायरेक्ट है। कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टू बी बट,
ये भी डायरेक्ट है। कॉस्ट ऑफ फैक्ट गैदरिंग, क्योंकि उसको तो हम काउंट ही नहीं करेंगे, है ना, तो आंसर बी डी हियर। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। एक्सटर्नल एंटिटीज में बी ए सोर्स ऑफ इनपुट, बेसिकली जहां से कि हम इनपुट लेंगे, काय के लिए इनपुट लेंगे और जब हम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे तो क्या हो गया, सोर्स ऑफ इनपुट डेटा, पार्टली ठीक है। सोर्स ऑफ इनपुट एंड डेस्टिनेशन ऑफ रिजल्ट, ये ठीक है। डेस्टिनेशन रिजल्ट, ये दोनों आपका आएगा, ओनली लगा हुआ है, इसलिए अपने पास आंसर विल बी बी। ठीक है। 76, ए डेटा कैन नॉट फ्लो बिटवीन ए स्टोर एंड स्टोर, एक स्टोर से दूसरे स्टोर पर डेटा फ्लो नहीं हो सकता जब अपन डीएफडी की बात करते हैं। डेटा कैन नॉट फ्लो फ्रॉम एन एक्सटर्नल एंटिटी टू एक्सटर्नल एंटिटी बिकॉज, अगर एक्सटर्नल एंटिटी से एक्सटर्नल एंटिटी पे डेटा जाएगा तो हमारे प्रोसेस का तो बीच में कोई काम ही नहीं रहा। ठीक है ना, दोनों सिस्टम के बाहर की चीज है, तो इट विल बी करप्टेड, नो इट विल नॉट बी, इट इज नॉट अलाउड इन डीएफडी, वो तो ठीक है, नहीं है। एन एक्सटर्नल एंटिटी हैज नो मैकेनिज्म टू रीड और राइट, ठीक है। बोथ आर आउटसाइड कंटेक्स्ट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के बाहर है तो उसमें तो हमारी सिस्टम की आवश्यकता ही नहीं पड़ी ना। अगर दोनों एक्सटर्नल एंटिटी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही हैं तो सिस्टम की या डीएफडी की या प्रोसेस की आवश्यकता कहाँ पड़ी। ओके, ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। मैं बहुत ज़्यादा आपको थ्योरी बोलने में या बहुत ज़्यादा बातें करने में भरोसा नहीं करता, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पर और उसके आंसर की बात करें तो उचित होगा। स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश एज, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्या है? स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश बेसिकली जो आपके प्रोसीजर्स हैं उनको आपको इंग्लिश में, सिंपल इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में अगर लिख रहे हैं उसको आप स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश कह रहे हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नहीं साहब ये तो नहीं है। डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्रोसेस इन सिंपल इंग्लिश, ये भी नहीं है, हो सकता है थोड़ा बहुत, पूरा नहीं है। मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग कंप्यूटेशनल प्रोसीजर्स रीजनेबली प्रिसाइजली इन इंग्लिश, ये इससे बेटर लग रहा है। नेचुरल लैंग्वेज बेस्ड एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, नहीं सर, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर इंग्लिश लिखा है। आंसर बी सी। देन ए डिसीजन टेबल इज, डिसीजन टेबल में हम क्या करते हैं भाई, एक्शंस कंडीशंस की अपन टेबल बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द परमुटेशन कॉम्बिनेशंस। तो क्या है, एक ट्रुथ टेबल है, नहीं साहब। ए टेबल विच फैसिलिटेट्स टेकिंग डिसीजन, नहीं साहब। ए टेबल लिस्टिंग कंडीशंस एंड एक्शंस टू बी टेकन बेस्ड ऑन द लिस्ट टेस्टिंग ऑफ कंडीशंस। आंसर बी सी। 80, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश स्टेटमेंट मस्ट बी, कैसे लिखेंगे, क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली स्पेसिफाइड, क्वांटिटेटिवली, वे कितना स्टेटमेंट हो गए हैं। ठीक है। द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश प्रोसीजर इज इनकरेक्ट बिकॉज, ये जो आपके दिया गया है हम कह रहे हैं भाई दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज, क्यों नहीं है, क्योंकि सारे केसेज की हमें बात करनी है। देखिए, ए बैलेंस इन अकाउंट इज लेस देन इक्वल टू 0 देन, ओके, ए बैलेंस इन अकाउंट इज लेस देन मिनिमम बैलेंस देन, व्हाट अबाउट अकाउंट इज ग्रेटर देन मिनिमम बैलेंस, उसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। दैट्स वाई दिस इज नॉट ए गुड स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश प्रोसीजर। आंसर विल बी सी। 82, डिसेंट ट्रीज आर प्रिफर्ड व्हेन, बहुत सारी कंडीशंस हमारी निकल रही है। ओके, टू मेनी कंडीशन नीड टू बी टेस्टेड, सीक्वेंसिंग ऑफ टेस्टिंग कंडीशन इज इंपॉर्टेंट, जहां पर आप टेस्टिंग सीक्वेंस को आप इंपॉर्टेंस देते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग डिसीजन ट्री इज टू, ऑब्जेक्ट डिसीजन ट्री को हम क्यों काम में लेते हैं, क्यों, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई सीक्वेंस जो आपके पास है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, पूरा सीक्वेंस आपको फॉलो करने के लिए। एक्सपेंडेड डीएफडी, नहीं साहब। टू स्पेसिफाई सीक्वेंस ऑफ कंडीशंस टू बी टेस्टेड एंड एक्शन टू बी टेकन, यस। सीक्वेंस में आप जब बात करना चाह रहे हैं तो आप हमेशा बात करते हैं डिसीजन ट्रीज की।
A data dictionary has information about data about data. Data about data. Every data element in the data flow. Data about data. 85. Error occurs more often when data is entered by user, data is entered by operators, when data is handwritten by users and entered by an operator. Yes. हैंडरिटन अगर है और यूजर एंटर कर रहा है. इन इंटरेक्टिव डेटा इनपुट टर्मिनल कमांड्स आर नॉर्मली यूज टू. इंटरेक्टिव डेटा इनपुट टर्मिनल कमांड किस लिए काम में लेते हैं? ऐड और डिलीट डेटा के लिए. ऐड और डिलीट डेटा के लिए. ठीक है. बाय द टर्म कंसाइज कोड. कंसाइज कोड का मतलब क्या है? स्मॉल लेंथ. कंसाइज का मतलब स्मॉल लेंथ. कंप्रेहेंसिव कोड मतलब कि डिटेल में ऑल रिलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको आप ले रहे हैं. एंड एंटिटी इज. एंटिटी क्या है? एनी रियल लाइफ एंटिटी. ठीक है. एनी रियल लाइफ एंटिटी डिस्टिंक्ट रियल वर्ल्ड आइटम इन एन एप्लीकेशन इज नोन एज एंटिटी. बहुत ज़्यादा डिस्कशन के क्वेश्चंस नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो इनको बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती. रिलेशनशिप्स आर आइडेंटिफाइड फ्रॉम द वर्ड स्टेटमेंट ऑफ ए प्रॉब्लम बाय. आर आइडेंटिफाई द वर्ड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम बाय पिकिंग वर्ड्स विच आर ऑब्जेक्टिव्स, नाउन्स, वर्ब्स. बेसिकली जो रिलेशनशिप होता है वो वर्ब्स को रिप्रेजेंट करता है. जो एंटिटीज होती है वो ज़्यादातर आपके नाउन्स को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है. देन नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेटा इज एसेंशियल टू. नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेटा किस लिए एसेंशियल है? रिडंडेंसी को अवॉइड करने के लिए. एक्सीडेंटल जो आप एनोमलीज आती है डेटा के, अपडेशन डिलीशन होता है, उसको अवॉइड करने के लिए. देख लेते हैं. अवॉइड एक्सीडेंटल डिलीशन ऑफ रिक्वायर्ड डेटा. हाँ जी. एलिमिनेट इनकंसिस्टेंसीज व्हेन ए डेटा आइटम इज मॉडिफाइड इन द डेटाबेस. हाँ जी. जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी और इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स की आप बात करते हैं. अलाउ स्टोरेज ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर डेस्क. वो तो वैसे ही है, इसमें तो नॉर्मलाइजेशन का कोई लेना देना ही नहीं है. यूज ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. गंदी बात. तो 1 और 2 जो आपका सही है दैट इज इन बी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैनेजमेंट पॉलिसी चेंजेस आर डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट इन ए फाइल बेस्ड सिस्टम. फाइल बेस्ड सिस्टम में चेंजेज को रिफ्लेक्ट करना डिफिकल्ट है. क्यों? रिलेटिंग डेटा इन डिफरेंट फाइल डिफिकल्ट. फाइल्स आर डुप्लीकेटेड. रिडंडेंट डेटा स्टोर्ड. अननेसेसरी डेटा इज स्टोर्ड. फाइल्स के अंदर बाकी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट वो क्या है? रिलेटिंग डेटा. ठीक है. मैनेजमेंट पॉलिसी का जो चेंजेस है उनके आपस में रिलेट करने की जो है सबसे बेस्ट आंसर जिसका बनता है दैट इज ए. इन यूएमएल डायग्राम ऑफ ए क्लास. क्लास के यूएमएल डायग्राम में क्लास क्या है? स्टेट क्या है? स्टेट एक एट्रीब्यूट की तरह रिप्रेजेंट होती है. स्टेट एक एट्रीब्यूट की तरह रिप्रेजेंट होती है. बाय एब्स्ट्रैक्शन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग वी मीन पिकिंग. एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? कंसर्निंग अप टू ए लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एट अ टाइम. देखिए, ओनली एट्रीब्यूट्स अप्रोप्रिएट टू मॉडल एन ऑब्जेक्ट, ओनली ऑपरेशंस, only operations and attribute with operations appropriate to model of an object. Definitely यही आपका है. Both operations and attributes with operations appropriate to model an object. ठीक है. एब्स्ट्रैक्शन को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड भी किया था, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड फंक्शनल एब्स्ट्रैक्शन. तो जब हम एब्स्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो हम डेटा एंड ऑपरेशंस दोनों की बात कर रहे हैं. ठीक है ना. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम मॉडलिंग यूजिंग CRC. CRC की फुल फॉर्म हमने कहा था क्लास रेस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेशन.
क्लास रेस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेशन, CRC कार्ड्स जो अपन ने पढ़ा था, तो आंसर डेफिनेटली क्या हो गया? सी। 96, ए क्लास इंडेक्स कार्ड कंटेंस बिसाइड्स क्लास नेम, क्लास नेम के अलावा क्या होता है? ये इंडेक्स कार्ड आपका CRC कार्ड एक तरीके से। सुपर क्लास, सब क्लास, हाँ जी ये होता है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लास, हाँ जी होता है। कोलैबोरेटर्स किस किस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, हाँ जी होता है। प्राइवेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए क्लास, हाँ जी। कॉन्ट्रैक्ट्स विद कोलैबोरेशन, एवरीथिंग इज देयर, एंड सो आंसर विल बी डी। ओके। 97, रिपोर्ट हेडिंग्स आर, रिपोर्ट हेडिंग्स को क्यों यूज में लेते हैं? इट हेल्प्स इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ए रिपोर्ट, इसीलिए तो आप हेडिंग लिखते हैं रिपोर्ट्स के अंदर। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल्स आर, देखिए, गार्ड अगेंस्ट फ्रॉड्स इन डेटा एंट्री, कंट्रोल की क्या है? सबसे पहले डेटा एंट्री प्रोसेसिंग का जो फ्रॉड है उस चेक क्लरिकल हैंडलिंग ऑफ डेटा, टू प्रोवाइड ए मेथड टू ट्रेस द स्टेप्स एंड फाइंड वेयर द एरर हैज अकर्ड, ऑटोमेटिकली करेक्ट तो हमेशा आपका गलत रहेगा, ठीक है। सो आंसर विल बी 1, 2 and 3, दैट इज सी। 51, ए प्रूफ फिगर, ए प्रूफ फिगर क्या है? कि जो आपका डेटा एंटर हो रहा है उससे हम अर्थमेटिक एरर को चेक कर पाएं, राइट। तो बेसिकली इसका जो आंसर आपका होगा वो क्या है? एडिशनल डेटा एंटर्ड विद ईच रिकॉर्ड टू फैसिलिटेट डिटेक्शन ऑफ अर्थमेटिक एरर। कोई डेटा हम ऐसा एंटर कर रहे हैं जिसके थ्रू कि हम ये चेक कर पाएंगे कि कि कहीं पर कोई अर्थमेटिक एरर तो नहीं आ गई है। एट लास्ट अपन कह रहे हैं ऑडिटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इज प्राइमरी रिक्वायर्ड टू एंश्योर दैट। क्या क्या चीज़ आपको चेक करने के लिए? ऑल इनपुट रिकॉर्ड्स आर करेक्ट एंड आर इंक्लूडेड इन द प्रोसेसिंग, पहली बात। द सिस्टम हैज एम्पल प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रॉड, ये भी हमें ऑडिट में चेक करना है। द प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस रिलायबल, ये भी चेक करना है। द सिस्टम इज डेवलप्ड एट लो कॉस्ट, ये हमारे ऑडिटिंग का पार्ट नहीं है, ये हमारे सिस्टम मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक है ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पार्ट है। सो आंसर विल बी 1, 2, 3 विच इज टी। तो ये आपका सैड का सेकंड पेपर था, जो मॉडल पेपर अपना था उसका सेकंड वाला। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कहीं पर आपको दिक्कत हो रही हो। तो आज के लिए इसको यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट में अपन आगे चलेंगे, ठीक है। नमस्कार।